चलिए आ गए हैं अगली क्लास में। टॉपिक आ गया बहुत ही बढ़िया, और ये है एकलझिरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन, कैसे ये दिखाई देता है। तो क्या कह रहा है कि दो ब्लेड जो हैं, ये कोई आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई बनाने वाली बात नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा मैं आपको। दो ब्लेड होते हैं, उनके बीच में कम से कम दूरी रखेंगे और प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश मुड़ेगा। कहीं कहीं पर अधिकतम, कहीं कहीं पर मिनिमम, यानी कम से कम प्रकाश आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का पुनः वितरण होना ये दिखाई दे जाएगा। ठीक, चित्र में बताया गया है, दो बारीक से ब्लेड लगाए गए हैं, उनके बीच में बहुत थोड़ी सी जगह बना दी गई है। तो ये तो पॉइंट आ गया। अब आगे देखते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। एक सिस्टम है कि भाई परिभाषित कैसे किया गया। वैसे मैंने बता दी बात आपको, फिर भी पढ़ देता हूँ मैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। यदि यह अदीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय एक क्षेत्र में घटती है तो दीप्त फ्रिंज उत्पन्न करते समय दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती है। ऊर्जा में कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है उसकी कुल ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। एक जगह पर प्रकाश घटता है तो दूसरी जगह पर बढ़ जाता है। ठीक, अब आया इम्पोर्टेंट बात, अब आ गई प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। और इसको लेकर के, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता को लेकर के भ्रांति बहुत है। लोगों ने इसको कुछ का कुछ बना के पढ़ा रखा है। प्राइवेट किताबों में कुछ कुछ इसमें लिखा रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट किताबों में क्या लिखा है, लोग क्या बताते हैं, और वास्तव में भौतिकी के अंदर या साइंस के अंदर या विज्ञान के अंदर ये चीज़ वास्तव में कैसे होती है। ठीक, चलिए लिखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु 6.3 10.6.3 प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। इसे बोल देते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक, अब इसमें बात हो गई पूरी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो सामान्य परिभाषा है, सामान्यतया ये कैसे बताई जाती है। यहाँ कहा जाता है कि दो पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग देखने की योग्यता, ठीक, ये होती है किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। ठीक, अब देखो, दो पास पास रखी वस्तुओं को अधिक से अधिक दूरी से अलग अलग देखने की योग्यता को प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक, ये सामान्य परिभाषा है। यह परिभाषा वैज्ञानिक नहीं है, वह मान्य नहीं है। सामान्य परिभाषा है, एक तो ये परिभाषा वैज्ञानिक नहीं है,
एक ये मान्य नहीं है। ठीक, अगर इसे आप विज्ञान में कहीं लिख देंगे, कहीं भौतिक विज्ञान में लिख देंगे तो ये मान्य नहीं है, इसको गलत कर दिया जाएगा, परीक्षा में इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो बात हो गई सीधी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं हमारे पास, ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये बना दी मैंने, एक इसके बिल्कुल पास मिला के बना दी मैंने ऐसे। ठीक, तो आपको ये दोनों वृत्त मिले हुए लग रहे होंगे, ये दोनों वृत्त जो है मिले हुए लग रहे होंगे, क्योंकि मैं कैमरे के पास जाके देखूं, जहाँ से आप देख रहे हैं, देखो तो मैं देखता हूँ, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वृत्त मिले हुए हैं। लेकिन मैं जब इनके पास से देखता हूँ, यानी मैं देखिए यहाँ तक देखता हूँ, यहाँ तक देखता हूँ, यहाँ, तो यहाँ तक मुझे ये अलग अलग लगभग दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में जो दूरी है वह कहीं ना कहीं से अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देती है, इनके बीच में जो छोटी सी दूरी है। अब इनको थोड़ा सा अलग करके बनाऊँ मैं, दो वस्तुएं इस तरीके से बना दूँ, भाई एक ये वस्तु हो गई, मान लीजिए एक बिंदु वस्तु या वस्तु ये हो गई ऐसे, इनके बीच में ये दूरी बना दूं d ऐसे, और यहाँ पीछे कहीं आंक रखूं और ये कोण बना दूं थीटा। ठीक, जब तक इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके, जब तक इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके तो यह कोण छोटा होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा कोण जरूर प्राप्त होगा कि ये दोनों वस्तुएं और छोटा हो जाएगा कोण। अब अलग अलग देखना मुश्किल है अब दोनों को। अब जैसे मान लीजिए देखो मेरी दो उंगलियों में जगह है, अभी अभी तुम देख रहे हो कि इन दोनों में जगह है। ठीक, अब देखो तुम अपनी तरफ से देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि उंगलियां मिल गई मिल गई मिल गई, लेकिन वास्तव में मैं देख रहा हूँ कि उंगलियां मैंने मिलाई नहीं है। इसका मतलब मैं अलग अलग देख पा रहा हूँ, और अधिकतम दूरी से अलग अलग देख पाऊँ तो ये होती है विभेदन अक्षमता। तो ये विभेदन अक्षमता, ये जो कोण है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जितना जितना ये कोण ज़्यादा होगा, जितनी अधिक से अधिक दूरी से हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, इसका मतलब हमारी आँख की या यंत्र की विभेदन अक्षमता उतनी ही अधिक है। तो इसका मतलब जितना थीटा कोण जो है कम से कम होगा, उतनी ही विभेदन अक्षमता ज़्यादा होगी। तो ये हो गया 1/थीटा, और ये थीटा जो है इसे कहते हैं विभेदन कोण। ठीक, या विभेदन की कोणीय सीमा, ये भी कह देते हैं। ठीक, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगुलर कोणीय लिमिट सीमा ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन की कोणीय सीमा, ये हम कहते हैं, इसको बताते हैं। लेकिन ये सारी की सारी परिभाषा और ये तरीका ये विज्ञान में मान्य नहीं है, ये विज्ञान में ये मान्य नहीं है। विज्ञान में कोई इसको नहीं जानेगा। अगर आपने इसे लिख दिया, ये किताबों में मिलेगा आपको, प्राइवेट किताबों में भी मिलेगा आपको, और टीचर भी पढ़ाएंगे आपको इस चीज़ को और कहेंगे यही है जी, लेकिन ये मान्य नहीं है, ये वैज्ञानिक या वैधानिक नहीं है। ना तो ये वैज्ञानिक है ना ये वैधानिक है, ये बस एक जुगाड़ है जो लोगों ने बना रखा है। ठीक, अब सही परिभाषा क्या है, सही परिभाषा कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बताऊँ। आपको सही परिभाषा आपको या तो एनसीईआरटी में मिलेगी, या ये किताब है 1937 का ये एडिशन है मैग्रॉ-हिल्स का, जेनकिन एंड वाइट नाम का मैग्रॉ-हिल्स का। ये बेसिकली ये पहली वो किताब है जो दुनिया में लागू है जिसमें ऑप्टिक्स की परिभाषाएं यहाँ से ली जाती हैं। तो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि हमने इस किताब से लिया है, तो ये वैलिड होता है। ठीक, यही मूल्य है, इसी में सही परिभाषा यही चलेगी, यही आपको परीक्षा में नंबर देगी, और यही एनसीईआरटी में है। ठीक, अब हम बात करते हैं सही
क्या है। तो ध्यान रहे, ये जो गलत था बता दिया मैंने, कैसे डिफाइन करते हैं ये भी बता दिया, आपके समझ में आ भी गया होगा। लेकिन ये आप परीक्षा में नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये वैधानिक नहीं है, ये मान्य नहीं है, मतलब विज्ञान के हिसाब से ये गलत है। बाकी अपनी तरफ से इसे सही कह सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम देख सकते हैं इस तरीके से परिभाषाएं बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब मैं सही बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूँ। बात क्या है, देखिए, विभेदन क्षमता में एक तो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक है अपवर्तक दूरदर्शी। दोनों पे परिभाषा बनती है बस, और किसी पे नहीं बनती है। आँख के लेंस पे, इस पे, उस पे, किसी पे नहीं बनती। दो तरह की परिभाषाएं होती है बस। एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, और सूक्ष्मदर्शी, एक है अपवर्तक दूरदर्शी के लिए। दूरदर्शी या दूरदर्शक जो भी कहें। अब यहाँ पर इसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर है उसे क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता। वो होती है 2 sin बीटा बटे 1.22 लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। लैम्बडा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। म्यू वस्तु एवं अभिदर्शक के बीच भरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है ना, देखो, अपवर्तनांक है ना, ये आ गया, देखो। बीटा अभिदर्शक का आकार कोण। आकार कोण यानी वह कोण जो अभिदर्शक का व्यास इसके फोकस पर बनाता है। जो वह कौन है, जो अभिदर्शक का, यानी कुल मिला के अभिदर्शक पर यह परिभाषा है। अब अगर इसको चित्र से समझे, थोड़ा सा चित्र से समझें, तो मैं बता के फिर इसे मिटा लूँगा, हटा लूँगा। तो इसे हटा लूँ पहले मैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, ऐसे, ठीक, और यहाँ पर इसका फोकस है FO। तो हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर अगर कोई प्रकाश डाल दें, एक समांतर प्रकाश का किरण पुंज डाल दें ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर एक वृत्ताकार प्रकाश का स्पॉट हमें दिखाई देता है। स्पॉट मतलब एक चमकीला वृत्ताकार स्पॉट, यानी एक दीप्त जिसे कहते हैं, वृत्ताकार दीप्त हमें दिखाई देती है ये वाली, और ये फोकस की तरफ मुड़ जाता है ऐसे, ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर ये अभिदर्शक लेंस है और ये फोकस है, ठीक।
तो ये जो कोण बनाया जाता है, ये वाला जो कोण बना दे भाई, ये कोण देख लेते हैं भाई, ये वाला कोण देख लें, या यहाँ से ये वाला कोण देख लें, फोकस पर बनने वाला कोण जो है ये वाला, ठीक, ये क्या है, यह बीटा कोण माना जाता है। यानी फोकस पर जो अभिदर्शक के आकार को बताता है वह बीटा कोण माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये जो चीज़ होती है ये वाली, अगर हम इसे देखें ये कितनी, ये कितना होता है, ठीक, इसका ये जो तुम इसका डायामीटर या इसका व्यास देख रहे हो ये आता है 1.22 एफ लैम्बडा बाई एफ लैम्बडा बाई इसका जो आकार होता है, इससे जो दूरी होती है फोकस, ये इस तरीके से ये चीज़ आती है। ये प्रयोगों के आधार पर है और ये प्रयोगों से जो है वैल्यू 1.22 लैम्बडा बाई 2a है ना। ये जो है यहाँ से यहाँ तक को d मान लिया मैंने, ये d रहा देखो, 1.22 एफ लैम्बडा बाई d लिख दिया मैंने इसे, ठीक। इसको a, ये जो चीज़ है इसको d मान लिया, d मान लेते, छोटा d मान लेते, ये होता है। तो कुल मिला के ये जितना कम से कम होगा, यानी कोई भी लेंस अनंत से आ रही समांतर प्रकाश किरण पुंज को किसी बिंदु पर जितने कम से कम त्रिज्या के वृत्त पर केंद्रित कर देगा, जैसे आप देखते होंगे धूप लेंस में, वह उतना ही अधिक विभेदन क्षमता का लेंस होगा। तो इसके आधार पर ये चीज़ बनाई हुई है, क्योंकि ये है, अच्छा ये क्या है, डी, ठीक, यह है रेखीय विभेदन सीमा, रेखीय विभेदन सीमा, रेखीय विभेदन सीमा, ऐसे, ठीक। अब इस रेखीय विभेदन सीमा को उल्टा करते हैं तो विभेदन अक्षमता हो जाती है। विभेदन क्षमता उल्टा कर देता हूँ, देखो ये हो जाएगी d/1.22 एफ लैम्बडा, ठीक। अब d/f क्या है, अगर मैं d/f को देखूं तो d/f क्या है, कह रहा जी d/f जो है लगभग ये कोण है, ये कोण है, मान लो इसे कोण को बीटा मान लो, थीटा मान लो, जो भी मान लो, क्योंकि d/f क्या है, ये कोण बनेगा देखो, ठीक। tan थीटा में मान लो तो d/2 जो है आधा ये tan थीटा में बन जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं इस कोण को, आधे कोण को ही बीटा मान लूँ तो क्या होगा, tan बीटा, जरा बताओ, tan बीटा होगा d/2f, क्यों, क्योंकि ये बन जाएगी फोकस दूरी, भाई फोकस पर केंद्रित हुआ है तो ये फोकस दूरी बन जाएगी, ये स्पॉट जो है फोकस पे आएगा, वृत्ताकार स्पॉट जो है। तो यहाँ पे d/f को क्या लिख सकता हूँ, 2 tan बीटा, तो देखो d/f को लिख दिया 2 tan बीटा और नीचे क्या आ गया 1.22 लैम्बडा। लैम्बडा किसके लिए है, निर्वात के लिए है। अगर कोई माध्यम हो जिसका अपवर्तनांक हो म्यू, तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाई म्यू आएगा तो ऊपर म्यू पहुँच जाएगा, ये बन गया 2 म्यू tan बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। छोटे कोणों के लिए tan बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा, क्योंकि छोटे कोणों पे हम जानते हैं साइन थीटा, tan थीटा, थीटा ये सब लगभग बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो फिर tan बीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन बीटा। तो वास्तव में विभेदन क्षमता उस वृत्ताकार दीप्त से नापी जाती है जिससे कोई उत्तल लेंस समांतर किरण पुंज को वहाँ पे केंद्रित करता है, उसके वो कितनी व्यास का है उससे नापी जाती है। वो जो पहले परिभाषा दी थी मैंने कि दो बिंदुओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता, योग्यता, विभेदन क्षमता है, ये सब, वो सब क्या है, वो जो है लोगों ने परिभाषाएं अपने तरीके से बना रखी हैं, ना वो मान्य है, ना ही वहीं, ना वो कहीं किसी ऐसी किताब में है, वो प्राइवेट किताबों में तो मिल जाएंगी आपको। बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं को परीक्षा में लिख के आ जाते हैं और नंबर उस पर फिर कट जाते हैं, नंबर काट दिए जाते हैं या फिर जीरो दे दी जाती है, ये चल की बात है, ठीक। NCERT लागू हो जाने के बाद
अगर आप एनसीईआरटी के अलावा किसी प्राइवेट किताब से याद करके या कुछ करके इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होगा, उसमें नंबर ही कटेगा आपका, नंबर कटते हैं। और नंबर कटने से क्या होता है, यार याद तो किया था, मेहनत तो की थी। मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं 70 में से, हम काम कर रहे हैं भाई 70 में से हमारे 65 नंबर आ जाएं, और ये हम प्राइवेट किताब से कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, प्राइवेट किताब है, हम उम्मीद कर रहे हैं 70 में से 65 नंबर आ जाएं, लेकिन हम कर रहे हैं किससे, प्राइवेट किताब से। तो ये मामला घट जाता है, ये 65 नहीं होता है। ये अभी अगर एनसीईआरटी लागू हो गई है, अगर एनसीईआरटी लगा दी गई है तो ये मामला घटता है, ये मामला 55-60 तक जाता है, 5-7 नंबर इसमें गिर जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि प्राइवेट किताबों को पढ़ने में काम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे बेहिसाब बेतुके सवाल हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। प्राइवेट किताबों को बेचने के लिए, मोटा करके बेचने के लिए वो इतनी मोटी बना दी हैं, उनमें पता नहीं कितने सवाल भर दिए हैं, कहाँ कहाँ से भर रखे हैं। उससे क्या होता है कि मोटी किताब ज़्यादा रुपयों में बिक जाती है, इसलिए उसको मोटा कर दिया गया है। और बच्चा सोचता है कि मोटी किताब पढ़ने से कुछ ज़्यादा ज्ञान होता होगा, ज्ञान नहीं होता, आप उलझ जाते हैं। आपको कहीं जाना है तो सीधा रास्ता है, या फिर एक ऐसा रास्ता है जिसमें जंगल है, जंगल में ही रास्ता घूमता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, जाना वहीं है, जाना पास में ही है। ठीक, अब पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सीधा रास्ता भी हो सकता है, सीढ़ियाँ बना के बाकायदा सीधा रास्ता बना लो। पहाड़ की चोटी पर जाने का रास्ता पहाड़ को चारों तरफ घुमाते रहो, वो भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको सीढ़ियाँ लगा के पहाड़ तक चढ़ना है, चोटी तक चढ़ना है आराम से, या घूमते रहना है। ये बच्चे को देखना होता है, ये बच्चे का ही विवेक है, दुनिया में सारी चीज़ें हैं। खैर चलिए, आप अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल हुआ, कुल मिला के जो डेरिवेशन का है मामला है ये नहीं आता, इसे कोई नहीं पूछता, ये कभी आया भी नहीं, इसका लॉजिक भी नहीं बनता, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट यहाँ लिखी हुई हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये वाला मामला है, मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक। अब मैं दूरदर्शी के लिए लिख देता हूँ। अपवर्तक दूरदर्शी, सूत्र अपवर्तक दूरदर्शी के लिए है, परावर्तक के लिए कोई सूत्र नहीं होता, बस दो ही सूत्र हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी। इसकी जो विभेदन क्षमता है वो है, सीधे सीधे यहीं से आ जाएगा, D/1.22 लैम्बडा, जहाँ D अभिदर्शक का व्यास है एवं लैम्बडा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, धाग्र्य। ठीक, ध्यान रहे इसमें कोई अपवर्तनांक नहीं है। हम जानते हैं कि दूरदर्शक के बीच में और बहुत दूर की वस्तु के बीच में हम कोई अपवर्तनांक भर भी नहीं सकते, तो इसलिए इसमें अपवर्तनांक नहीं है ये वाला। ठीक, 1.22 लैम्बडा है, इस बीटा की जगह पे सीधा व्यास लगा दिया, क्योंकि कोण तो व्यास पर ही बनता है, कोण तो अभिदर्शक लेंस पर ही बनता है फोकस से, तो सीधा व्यास लगा के परिभाषित कर दिया इसको। जितना बड़ा अभिदर्शक लेंस होगा, दूरदर्शक का अभिदर्शक लेंस जितना अधिक व्यास का होगा, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा, विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब ये बताइए, लाल रंग व बैंगनी रंग ठीक किस रंग पर में से किस रंग पर, बैंगनी रंग में से किस रंग के प्रकाश के लिए, कितना बढ़िया मजेदार सवाल है। दूरदर्शक की
विभेदन क्षमता अधिक होगी। मतलब मजे मजे में देखो, बताओ, यानी अगर प्रकाश बैंगनी रंग का आ रहा हो, किसी ग्रह से मान लीजिए बैंगनी रंग का प्रकाश आ रहा है, तो हमें वो ग्रह साफ दिखेगा, या फिर उससे लाल रंग का प्रकाश आएगा तब वो साफ दिखेगा। बताओ, तो विभेदन क्षमता का मतलब साफ दिखेगा, सुथरा दिखेगा, साफ सुथरा सुंदर स्वस्थ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो कुल मिला के हम जानते हैं कि लैम्बडा लाल अधिक होता है लैम्बडा बैंगनी से। ठीक, तो बैंगनी रंग पर विभेदन क्षमता अधिक होगी। बैंगनी रंग की वस्तुएं साफ दिखती हैं, छोटी छोटी वस्तुएं भी दिखती हैं। लाल रंग की वस्तुएं दिखती तो बहुत दूर से हैं, लेकिन उतनी साफ नहीं दिखती। भाई लाल रंग की वस्तुएं बहुत दूर से दिख जाती हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का जो है स्कैटरिंग नहीं होती, इसे प्रकीर्णन नहीं होता उसका, तो आ जाता है प्रकाश। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है, वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर पास से देखें, ठीक, तो या बैंगनी रंग का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता हो, तो कौन साफ दिखेगा, कौन अच्छा दिखेगा? बैंगनी रंग दिखेगा। ठीक, क्योंकि इस पर विभेदन क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो प्रश्न तैयार हुआ, व्यास बढ़ाने से बढ़ती है विभेदन क्षमता दूरदर्शक की, और तरंगदैर्ध्य घटाने से बढ़ती है। ठीक, तो कुल मिला के तरंगदैर्ध्य रंगों के हिसाब से देखी जा सकती है। लाल की सबसे अधिक होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। ठीक, अब इसमें देखें, अगर अभिदृश्यक लेंस का आकार बढ़ाने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस का आकार बढ़ाने पर कोण बढ़ जाएगा, क्योंकि यह कोण अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बना होता है। अब इस पर भी विचार कर लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम जान रहे हैं कि जो कोण है ये फोकस पर बना हुआ कोण है। ये कोण है, देखो। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इस कोण को बढ़ाएंगे। इस कोण को बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो इस अभिदृश्यक का आकार बढ़ा दें। अभिदृश्यक का व्यास बढ़ाने पर, या फोकस दूरी कम करने पर बीटा बढ़ जाता है। अर्थात विभेदन क्षमता, बताओ बच्चों, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। ये लो, ठीक, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है इस कोण को बढ़ाने पर। अब अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ रखी है कोई वस्तु और लेंस के बीच में, यहाँ पर अगर मैं हवा के बजाय पानी भर दूँ, पहले हवा थी, अब मैंने पानी भर दिया, यहाँ पे मान लो पानी भर दिया, तो पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, तो भी देखो ये रहा अपवर्तनांक माध्यम का, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। अब ये रहा तरंगदैर्ध्य। अगर लाल रंग के बजाय बैंगनी रंग का प्रकाश डाल दूं, तो भी लाल रंग के बजाय बैंगनी रंग का प्रकाश डाल दूं, तो भी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर विभेदन क्षमता किन किन कारणों से बढ़ती है? एक, फोकस दूरी कम कर दूं तो ये कोण बढ़ जाएगा। देखो, फोकस दूरी कम कर दी, कोण बढ़ गया, विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। एक, इस लेंस का आकार बढ़ा दूं तो भी ये कोण बढ़ जाएगा, तो भी विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। वस्तु और लेंस के बीच में अधिक अपवर्तनांक भर दूं तो भी विभेदन क्षमता
बढ़ जाएगी। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य घटा दूं, लाल रंग के बजाय बैंगनी रंग की लाइट उसमें छोड़ दूं तो भी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के 4 चीज़ें हो गई, फोकस, आकार, अपवर्तनांक, तरंग दैर्ध्य। ठीक, 4 चीज़ों पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। कैसे बढ़ता है पक्का याद कर लें और लिख लें, और साथ में नोट्स लगा रखा है मैंने, उस नोट्स को पढ़ के पक्का याद कर लो इसको। ठीक है, ये है विभेदन क्षमता। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, बड़ा ही मज़ेदार सा चैप्टर है। आते हैं अगली क्लास में। ओके।